माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एफएमजी एग्जाम और राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? अब आज अपन डिस्कस करेंगे सर्जरी और मेडिसिन के मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज। अब पहला क्वेश्चन है सर्जरी का। ए 40-year-old मेल ब्रॉट टू द इमरजेंसी विथ सीवियर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को हो रहा है सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन, अनकॉन्शियस पेशेंट है। ऑन एग्जामिनेशन rebound tenderness present, ALP rises 4 times the normal value, ALT AST moderately rise हो रहे हैं। एब्डोमिनल इमेज गिवन बिलो, एब्डोमेन की इमेज दी हुई है। अब ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। इसके अंदर क्या दिख रहा है अपन को? पेरी अम्बलाइकल, अम्बलाइकल के आसपास के रीजन में क्या दिख रहा है? डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन इन पेरी अम्बलाइकल रीजन। और डिस्कलरेशन कैसी है? इकाईमोसिस, इकाईमोसिस और ब्लूइश डिस्कलरेशन समझ सकते हैं अपन। ये दिख रही है इन पेरी अम्बलाइकल रीजन। अब ये जो फाइंडिंग है इसको क्या बोलते हैं? इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को बोलते हैं कूलन साइन। क्या बोलते हैं? कूलन साइन। अब ये जो क्यूलन साइन है ये किस कंडीशन में मिलता है? ये मिलता है एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। तो इस इमेज से पता लग रहा है अपन को कि ये केस किसका हो सकता है? एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का हो सकता है। अब इसको अपन समझते हैं एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का केस क्यों है। अब ये केस एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का इसलिए है क्योंकि जो एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर स्टोन मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का। और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? अल्कोहल। तो अपन यहां देखेंगे गाल ब्लैडर स्टोन से इस क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे मान लो किसी पेशेंट को गाल ब्लैडर स्टोन है। अब ये जो गाल ब्लैडर स्टोन है ये यहां से निकलकर बाइल डक्ट में चला गया। जब ये बाइल डक्ट में जाएगा तो बाइल डक्ट का क्या कर देगा? ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। जब बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बाइल का फ्लो नहीं होगा ढंग से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और अपन को पता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में एएलपी का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 3 से 4 टाइम्स दी नॉर्मल वैल्यू। और जो एएलटी और एएसटी है वो या तो मॉडरेटली राइज करेंगे या नॉर्मल रहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर। तो समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का क्यों है? कि पेशेंट को गाल ब्लैडर स्टोन है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या है? एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस हो गया। और जब वो गाल ब्लैडर स्टोन जब बाइल डक्ट में चला जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है। एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का जब भी केस आएगा आपके पास तो आप उसकी सबसे पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? सीरम अमाइलेज और लाइपेज। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ये कराओगे आप जब भी आपको कोई केस दिखेगा सीवियर एब्डोमिनल पेन का इमरजेंसी में और आपको सस्पिशियन है कि पेशेंट को एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है, तो आप उसका सबसे पहले सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज कराओगे। लेकिन ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस के लिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं सीरम अमाइलेज और लाइपेज। क्यों होते हैं? ये कई सारी कंडीशन में और राइज करते हैं। एक तो हो गया एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस में राइज करते हैं, इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 to 4 टाइम्स दी नॉर्मल वैल्यू, 3 से 4 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से। और किसमें राइज करते हैं? ये मिजेंट्रिक इस्कीमिया के अंदर, वोल्वुलस के अंदर और बावल परफोरेशन के अंदर भी इनका लेवल राइज कर जाता है।
तो ये नॉन स्पेसिफिक है, और कई सारी चीजों में भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक और रीजन होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। एक तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया रीजन, एक होता है कि जो इनका लेवल है ये कभी भी सीवियरिटी ऑफ डिजीज को नहीं बताएगा कि डिजीज कितनी सीवियर है, इससे पता नहीं लगेगा इनके लेवल से। तो अपन को सीवियरिटी का पता नहीं लग रहा सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज के लेवल से, तो इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, तब आंसर होता है सीरम अमाइलेज और लाइपेज। तो कई सारे बच्चे इसको सी टिक कर देंगे और आंसर हो जाएगा गलत, तो इसलिए इसका आंसर होगा सीसीटी एब्डोमेन। समझ में आ रहा है ना? तो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है सीसीटी एब्डोमेन, जो कि करी जाती है 72 आवर आफ्टर दी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। 72 घंटे बाद की जाएगी सिम्टम्स आने के पेशेंट के। पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे सीरम अमाइलेज और लाइपेज। अगर इनका लेवल 3 से 4 टाइम्स दी नॉर्मल वैल्यू हो रहा है, फिर उसके 72 घंटे बाद अपन करेंगे सीईसीटी एब्डोमेन, जिससे अपन को सीवियरिटी ऑफ डिजीज का पता लगेगा। समझ में आ रहा है? और ये कौन सा साइन है? क्यूलन साइन। क्यूलन साइन का मतलब क्या होता है? इक्कीमोसिस और ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ पेरी अम्बलाइकल रीजन। एक और साइन मिलता है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में, वो साइन भी देखते हैं अपन। एक और साइन कौन सा है? ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन क्या होता है? ब्लूइश डिसकलरेशन और इक्कीमोसिस ऑन दी फ्लैंक रीजन और साइड ऑफ दी एब्डोमेन। बोथ साइड ऑफ दी एब्डोमेन और फ्लैंक रीजन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा, जिसको ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं। अगर ब्लू डिस्कलरेशन पेरी अम्बलाइकल रीजन में मिलेगा तो उसको बोलेंगे क्यूलन साइन, जो कि अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस किया है अभी। अब ये तो हो गया एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के बारे में, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब कुछ रेडियोलॉजिकल साइन भी मिलते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में। वो रेडियोलॉजिकल साइन क्या है? कोलोन कट ऑफ साइन। कोलोन कट ऑफ साइन ऑन चेस्ट एक्सरे। और ये कहां पर मिलता है? आइलियम के अंदर मिलता है कोलोन कट ऑफ साइन ऑन चेस्ट एक्सरे। सेंटिनल लूप साइन, ये भी मिलता है किसके अंदर? चेस्ट एक्स। किसके अंदर मिलेगा? चेस्ट एक्सरे नहीं, सॉरी, एब्डोमेन का जब एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे नहीं, एब्डोमेन का जब एक्सरे कराएंगे तो क्या मिलेगा? कोलोन कट ऑफ साइन, सेंटिनल लूप साइन मिलेगा। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो क्या रहेगी? सीसीटी एब्डोमेन। और कौन से फेज में कराएंगे? पोर्टल वीनस फेज इन सीईसीटी। ये कब कराते हैं? 65 से 70 सेकेंड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट गिवन टू दी पेशेंट। समझ में आ गया? तो ये तो कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के। अब अपन दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मेडिसिन का क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए patient known case of type 2 diabetes and chronic congestive heart failure since 8 years. Which of the following drug best used in the management of this case? अब जब भी आपको डायबिटीज प्लस CHF का क्वेश्चन दिया गया होगा, तो जो सबसे अच्छी ड्रग कौन सी होगी इन पेशेंट के लिए? सबसे अच्छी ड्रग होती है SGLT2 इनिबिटर्स, जिनका नाम है एम्पाग्लिफ्लोजिन। एम्पाग्लिफ्लोजिन। और भी ड्रग होती है डेपाग्लिफ्लोजिन। तो ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग
किससे याद करोगे? ग्लिफ्लोजिन जिनके एंड में आता है ड्रग के नेम में, वो हो गई SGLT2 इनिबिटर्स। अब ये जो SGLT2 इनिबिटर है, ये बहुत ही अच्छी ड्रग है डायबिटीज के लिए भी और किसके लिए? CHF के लिए भी। अब ऐसा क्यों होता है ये डिस्कस करते हैं अपन। ये SGLT2 इनिबिटर, इसका आंसर हो गया ए। ये क्या करता है? ये करता है SGLT2 ट्रांसपोर्टर होता है SGLT2 ट्रांसपोर्टर होता है किडनी के अंदर। समझ में आ रहा है? इसका काम क्या होता है? ये करता है सोडियम और ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये क्या है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, तो ये सोडियम और ग्लूकोज का एक साथ रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। तो जब अपन इसको इनिबिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ SGLT2 इनिबिटर की हेल्प से अपन इसको इनिबिट कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? सोडियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हो जाएगा नेट्री यूरेसिस, और ग्लूकोज को भी रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा ये, तो हो जाएगा ग्लाइकोसो यूरिया। मतलब ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी बॉडी, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोसो यूरिया। तो ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकल रहा है यूरिन की फॉर्म में, ग्लाइकोस यूरिया हो गया। अब जब ये ग्लाइकोस यूरिया हो रहा है तो प्लाज्मा का जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। और डायबिटीज के अंदर अपन क्या चाहते हैं कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल कम रहे, और ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोस यूरिया करा रहा है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है। और यही अपन चाहते हैं डायबिटीज के पेशेंट में। और साथ में एक और फायदा है इसका, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। इस ड्रग को इंसुलिन की जरूरत नहीं है, बिना इंसुलिन के ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। समझ में आ रही है ना? कई ड्रग होती है जो इंसुलिन को सीक्रेट कराती है बॉडी से। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? आखिरी के अंदर पेनक्रियास के सेल खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, और बॉडी के अंदर इंसुलिन होता ही नहीं है, तो वो ड्रग काम ही नहीं करेगी जो इंसुलिन पर डिपेंड रहेगी। समझ में आ रही है? और ये ड्रग क्या होती है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है, तो इसमें इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं होती है, खुद इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये क्या करेगी? बॉडी से यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर निकालेगी बाय इनिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT2 ट्रांसपोर्ट को इनिबिट करके। लेकिन इसकी वजह से एक साइड इफेक्ट होता है UTI। क्यों? क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो हो गया इसका डायबिटीज में यूज SGLT2 इनिबिटर का। अब अपन देखते हैं CHF में क्या यूज होता है इसका। क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या यूज है? ये करा रही है नेट्री यूरेसिस, सोडियम का एक्सक्रीशन करा रही है। अब सोडियम के साथ साथ जब जब सोडियम एक्सक्रीट होता है तो साथ में वाटर भी एक्सक्रीट होता है। तो सोडियम और वाटर एक्सक्रीट होंगे तो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होगी? प्लाज्मा वॉल्यूम होगी डिक्रीज। और जब प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो हार्ट के ऊपर प्रीलोड क्या होगा? प्रीलोड होगा डिक्रीज। जब प्रीलोड डिक्रीज होगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपन क्या करते हैं? प्रीलोड को कम करते हैं, तो पेशेंट को क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। हार्ट को क्या मिलेगा? कम ब्लड मिलेगा पंप करने के लिए। तो प्रीलोड जब डिक्रीज होता है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, तो पेशेंट के सिम्टम में इंप्रूवमेंट होती है। समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहा है? प्रीलोड कम कर रहा है हार्ट के ऊपर, तो ये प्रीलोड को डिक्रीज कर रही है। साथ में SGLT2 इनिबिटर आफ्टर लोड को भी डिक्रीज करता है। आफ्टर लोड को कैसे डिक्रीज करता है? बाय डूइंग वेसोडाइलेशन। तो SGLT2 इनिबिटर CHF के अंदर क्यों यूज हो रहा है? एक तो ये प्रीलोड को डिक्रीज कर रहा है बाय डिक्रीजिंग प्लाज्मा वॉल्यूम और सोडियम के लेवल को डिक्रीज करके। साथ में आफ्टर लोड को भी डिक्रीज कर रहा है बाय डूइंग वासोडाइलेशन। और जब सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन भी कम होगी, तो इसकी वजह से भी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो इसके कई सारे यूज हो गए SGLT2 इनिबिटर के। एक तो ये डायबिटीज में भी यूजफुल है, और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है काम करने के लिए।
साथ में ये CHF के अंदर भी इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो ये बेस्ट ड्रग है CHF प्लस डायबिटीज के पेशेंट के अंदर। किसी पेशेंट को अगर CHF है साथ में डायबिटीज है तो बेस्ट ड्रग कौन सी होगी? SGLT2 इनिबिटर एम्पाग्लिफ्लोजिन। एम्पाग्लिफ्लोजिन तो आंसर हो गया ए। गाइस अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस 65 ईयर ओल्ड मेल come to the emergency with sudden onset breathlessness, restlessness, pale skin. Patient was known case of hypertension since 1 year and diabetes since 15 years. On chest auscultation there is a bilateral crackle sound. Vitals of patient दिए हुए हैं BP 200/120, SpO2 92, रेस्पिरेटरी रेट 45 दी हुई है और चेस्ट एक्सरे गिवन है। अब ये जो चेस्ट एक्सरे है उस पर क्या दिख रहा है अपन को? क्लासिकल बेटविंग अपीयरेंस। क्या लिखी हुई है? क्लासिकल बेटविंग अपीयरेंस दिख रही है एक्सरे के अंदर। क्लासिकल बेटविंग अपीयरेंस। और क्या दिया हुआ है? कर्ली बी लाइन। क्या दी हुई है? कर्ली बी लाइन। ये फाइंडिंग किसमें दिखती है? ये दिखती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। और साथ में क्या दिया हुआ है? कार्डियोमेगेली भी है एक्सरे में। कार्डियोमेगेली भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिखेगी आपको। तो एक्सरे में क्या क्या दिख रहा है अपन को? क्लासिकल बेटविंग अपीयरेंस दिख रही है, कार्डियोमेगेली दिख रही है, कर्ली बी लाइन दिख रही है। ये सब फाइंडिंग मिलती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। और ये बायलेटरल क्रैकल साउंड क्यों सुनाई दे रही है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी लंग्स। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी लंग्स। जब अपन चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप अपन को क्रैकल साउंड प्रोड्यूस होगी स्टेथोस्कोप के अंदर और वो अपन को हियर होगी। समझ में आ गई? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अब ये हार्ट फेलियर हो रहा क्यों है? ड्यू टू सडन ऑनसेट राइज इन बीपी। सडन ऑनसेट राइज इन बीपी। पेशेंट की बीपी सडनली बहुत ज्यादा राइज कर गई। ये कब हो सकता है? तो पेशेंट ने डोज मिस कर दी। जो उसकी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही थी उसकी डोज उसने मिस कर दी। उसकी वजह से जो उसका बीपी है वो एकदम से शूट कर गया 200/120। अब इतनी ज्यादा बीपी होने की वजह से हार्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। हार्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर लोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। बीपी के इंक्रीज होने की वजह से आफ्टर लोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। जब हार्ट फेल होगा तो बैक प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब बैक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो सारा फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? वो एक्यूमुलेट हो जाएगा लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट को होगा डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, और साथ में कफ भी प्रेजेंट होगा पेशेंट को। और ये एक्यूट केस के अंदर है, एक्यूट कंडीशन है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका एल्गोरिथम होता है। सबसे पहले अपन पेशेंट को देंगे ऑक्सीजन, उसके बाद पेशेंट को तो अपन देंगे नाइट्रेट्स और देंगे डायूरेटिक्स जैसे लेसिक्स। ये एक तरीका का क्या है? लूप डायूरेटिक्स है, जो जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेट है वो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा और पल्मोनरी एडिमा डिक्रीज हो जाएगा। और क्या देंगे पेशेंट को? ऑक्सीजन दे दिए, नाइट्रेट दे दिए, डायूरेटिक दे दिए, साथ में देंगे मॉर्फिन। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें अपन पेशेंट को देंगे। लेकिन एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं पेशेंट को, लेकिन एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है इसका। नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होने की वजह से ये हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो हार्ट ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और हार्ट
पहले से ही हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो रखी है, हार्ट फेल कब हो रहा है, हार्ट ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो पहले से ही हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है और आपने साथ में बीटा ब्लॉकर और दे दिया जिसका एक्शन क्या है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक, वो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज करेगा, तो हार्ट फेलियर को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा बीटा ब्लॉकर, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को और ज्यादा एलिवेट कर देगा, और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इसलिए बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ गिवन केस, तो आंसर होगा बीटा ब्लॉकर। इन तीनों का तो यूज मैंने बता ही दिया। अब क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपन बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आफ्टर लोड एंड प्री लोड को डिक्रीज करता है, लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अस्थमा के अंदर। चाहे वो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हो चाहे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हो, वो अस्थमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होएगा। और कौन सी ड्रग यूज करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? डायूरेटिक्स, SGLT2 इनिबिटर, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर के साथ में, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ में डायबिटीज भी है, तो SGLT2 इनिबिटर बेस्ट ड्रग होती है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? UTI, क्योंकि ये यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को। और क्या यूज कर सकते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनिबिटर यूज कर सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, और अर्नी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों का साइड इफेक्ट क्या होता है? इनका होता है किडनी इंजरी। समझ में आ रहा है? अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, अर्नी का यूज करेंगे तो ये एक किडनी इंजरी कर सकता है पेशेंट को। समझ में आ रहा है? डायूरेटिक्स क्या करेंगे? डायूरेटिक्स करेंगे हाइपर कैलिमिया, और AKI भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें अपन ने डिस्कस करी कि एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन शो करते हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को डिक्रीज करता है। और एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर पहले से ही हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम होती है, अगर और ज्यादा कम हो जाएगी तो पेशेंट को और सीवियर अटैक आ जाएगा एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। समझ में आ रहा है? अब चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अब चौथा क्वेश्चन देखो, ये ट्रॉमा का केस है। ए 25-year-old patient और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाज ब्रोट टू द इमरजेंसी। पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट इज 35 पर मिनट, बीपी क्या है? 100/60, यानी कि हाइपोटेंशन, विद डिफिकल्टी इन स्पीकिंग सेंटेंस ऑन परकशन। अपन ने जब चेस्ट को परकशन करके देखा विद द हेल्प ऑफ फिंगर, हाइपर रेजोनेंट नोट सुनाई देगी अपन को। अब हाइपर रेजोनेंट नोट किसके अंदर सुनाई देती है? तो टेंशन निमोथोरेक्स में, और कभी कभी इम्फाइसीमा में भी दिखती है। लेकिन क्वेश्चन किसका है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। तो मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस क्या बनेगा? टेंशन निमोथोरेक्स, क्योंकि ट्रॉमा की वजह से इंजरी हो गई होगी चेस्ट के अंदर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? टेंशन निमोथोरेक्स हो जाएगा। आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अभी तो अपन ने प्रोबेबल फाइंडिंग बताई है। ऑन एंटायर राइट साइड ऑफ द चेस्ट फास्ट वाज परफॉर्म, फास्ट वाज परफॉर्म जो कि नॉर्मल है, इसका मतलब कोई भी एब्डोमिनल इंजरी नहीं है, और साथ में कोई पेरिनियम के अंदर भी ब्लड कलेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये पता चल रहा है फास्ट से। कोई भी इमरजेंसी ट्रॉमा का केस होगा तो अपन उसमें फास्ट तो करते ही है, ब्लंट ट्रॉमा के केस के अंदर। चेस्ट एक्सरे दिया हुआ है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। अब अपन को क्या सुनाई दे रहा है? हाइपर रेजोनेंट नोट, जो कि टेंशन निमोथोरेक्स में सुनाई देती है। साथ में और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाइपोटेंशन, और साथ में बीपी क्या है? बहुत कम है, बीपी भी कम है, तो हाइपोटेंशन का केस है। और पेशेंट में क्या दिख रहा है अपन को? एक्सरे के अंदर, एक्सरे के अंदर दिख रहा है कि जो ये लंग्स है, राइट साइड का लंग्स क्या हो गया? कोलेप्स हो गया। राइट साइड का लंग्स कोलेप्स क्यों हो गया?
क्योंकि जो प्लूरा है, लंग्स के चारों तरफ होती है प्लूरा, ये लंग्स है इसके चारों तरफ होती है प्लूरा। जब इस प्लूरा के अंदर एयर की एंट्री हो जाएगी, तो ये एयर की एंट्री होने की वजह से ये प्लूरा प्रेशर इंक्रीज करेगी लंग्स में, तो ये लंग्स हो जाएगा कोलैप्स। तो यहाँ पे लंग्स हो गया कोलैप्स। और जब एयर अपन चेस्ट एक्सरे में देखेंगे, एयर ऑन चेस्ट एक्सरे अपीयर ब्लैक। चेस्ट एक्सरे पे जो एयर होती है वो कैसी अपीयर होती है? ब्लैक अपीयर होती है। तो इस एक्सरे में देखो आप, ये जो एरिया है, ये एरिया है, यहां पर देखो ब्लैकनिंग दिख रही है आपको, ब्लैकनिंग दिख रही है। साथ में लंग की जो वस्कुलर मार्किंग है वो भी एब्सेंट है, लंग की जो वस्कुलर मार्किंग है वो भी एब्सेंट है। इस साइड में देखो वस्कुलर मार्किंग प्रेजेंट है और यहां पर वस्कुलर मार्किंग एब्सेंट है। और एबनॉर्मली ब्लैक लंग दिख रहा है, ब्लैकआउट लंग दिख रहा है, ब्लैकआउट लंग दिख रहा है। तो इसका मतलब ये केस किसका है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स का है। और इसका मैनेजमेंट सिंपल सा होता है, वाइड बोर निडल इंसर्शन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉलोड बाय इंट्राकोस्टल ड्रेनेज इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। मतलब जितनी भी एयर जो एक्यूमुलेट हुई है उसको फिफ्थ इंटरकोस्टल में निडल डाल के बाहर निकाल देंगे। और जब ये एयर बाहर निकल जाएगी तो लंग एक्सपेंड करेगा, जो ये लंग्स कोलेप्स हो रखा था वो एक्सपेंड करेगा। समझ में आ रही है? और उसके बाद में अपन यहां पर इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम डाल देंगे, जिसकी वजह से वन वे वाल्व बन जाएगा। वन वे वाल्व का मतलब है एयर सारी बाहर आएगी, वापस अंदर नहीं जाएगी। वन वे वाल्व, एयर सारी बाहर आएगी, अंदर नहीं जाएगी, और वो इकट्ठी हो जाएगी वाटर सील बैग। वाटर सील बैग से कनेक्टेड होगी इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, जिसके अंदर बबल्स फॉर्म होंगे। वाटर के अंदर बबल फॉर्म होंगे, क्यों होंगे? जो एयर बाहर निकल रही है प्लूरल केविटी से वो बबल्स फॉर्म करेगी वाटर के अंदर, जो अपन को ये शो करेगी कि एयर अंदर से बाहर आ रही है वाटर सील बैग के अंदर। समझ में आ रहा है? तो आंसर हो गया बी। तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है, अपन अगली वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है?